हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक बचा है ब्रैग्स इक्वेशन। इस ब्रैग्स इक्वेशन के द्वारा हम किसी पार्टिकल की रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस के लिए आपने एक तरीका देखा होगा। रेडियस कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए ये दो पार्टिकल आपस में कॉन्टेक्टेड हैं। सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेट है कि सॉलिड में दोनों पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होंगे, सब आपस में टच हो रहे होंगे, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। ये सब टच कर रहे हैं। इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होती है, लेकिन रेडियस निकालने का जो तरीका बताया गया वो क्या बताया गया कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की आप डिस्टेंस फाइंड कर लें। दोनों न्यूक्लियस के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को सिंबल दिया गया डी। और जो डी सिंबल है, इस डी सिंबल को हम निकाल करके फाइंड आउट करके इस ब्रैग इक्वेशन के द्वारा फिर जब डिस्टेंस आ जाएगी तो फिर हम इससे रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस इक्वल आएगी r बराबर d/2। जो रेडियस होगी ना वो डिस्टेंस की हाफ होगी। तो जो ब्रैग्स इक्वेशन है वो ब्रैग्स इक्वेशन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए है, और उस डिस्टेंस से फिर हम लोग रेडियस निकाल लेंगे पार्टिकल की। तो ध्यान रखिएगा, अब हम लोग क्रिस्टल की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक चीज और इससे पहले सुन लीजिए कि जैसे आपने वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स बनाई, ये सब आपस में टच कर रहे हैं। ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। अब तो ये चैप्टर ही फिनिश हो रहा है, यूनिट ही फिनिश हो रहा है। अब ये यूनिट ही फिनिश हो रहा है। तो ये इस तरह से करके वेल डिफाइंड हमने क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनाई। और इसमें देखिए क्या करेंगे, इनके जो न्यूक्लियस हैं 1 2, ये जो न्यूक्लियस है इनके, इन न्यूक्लियस को हम अपनी स्ट्रक्चर में दिखाएंगे ऐसे करके। अब ये न्यूक्लियस हम बनाते हैं। देखिए एक न्यूक्लियस ये रहा, ये न्यूक्लियस हम लोग एक डेफिनेट निश्चित दूरी पर बनाएंगे, ठीक है। वेल डिफाइंड डिस्टेंस होनी चाहिए क्रिस्टल की। अगर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगी तो फिर वो एमोर्फस हो जाएगा, एमोर्फस। लेकिन हम लोग क्रिस्टल पढ़ रहे हैं तो वेल डिफाइंड हमने ये स्ट्रक्चर बना ली। ध्यान रखिएगा, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। फिर मैं रिपीट कर दूं, दीज आर न्यूक्लियस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स। हमें एटम की रेडियस फाइंड आउट करनी है ब्रैग इक्वेशन के द्वारा। दीज आर एटम्स, और एटम्स की रेडियस कैसे निकलेगी, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का निकाल करके उसका हाफ कर देंगे। दीज आर एटम्स सर्कुलर, जो कि आपस में टच हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड में सारे एटम आपस में टच हैं। और यहाँ पर जैसे आप सॉलिड बनाओगे ना, ये एटम बनाओगे, एटम आप देखिएगा ऐसे आएगा, एक एटम ये आएगा, एक एटम नीचे से ये आएगा, एक एटम ये आएगा, ऐसे करके सारे एटम बन जाएंगे। और जब सारे एटम बन जाएंगे, सारे टच हो जाएंगे आपस में, तो फिर हम क्या करेंगे, उन पूरे एटम को न दिखा करके हमने क्या किया है, केवल इनके न्यूक्लियस दिखाए हैं। तो आप ये ना समझे कि ये कैसा सॉलिड है जिसमें बीच में इतना गैप है, इतना बहुत सारा गैप है। सॉलिड का है तो लिक्विड और गैस मालूम पड़ रहा है। तो ध्यान रखें, दिस इज सॉलिड, these are nucleus of the atoms present in the crystal lattice। ओके, अब क्या होगा, देखिए इनके ये सॉलिड चूंकि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठोर होता है, इसलिए इसकी हम जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए हम एक्सरे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एक्सरे का। स्टॉप करना। हाँ देखिए, इसमें एक्सरे जो है ना,
इसकी अब ये चूंकि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठोर है, इसके अंदर हमें वेव पहुंचानी है, अंदर वेव भेजनी है, और एक्स रे जो होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है एनर्जी? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज प्लांक कांस्टेंट, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो आता है एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा, सी स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा इज वेव लेंथ ऑफ रे ऑफ वेव, ध्यान रखिएगा। सो द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा, और यू कैन से, आप कह सकते हो एनर्जी जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन लेमडा के, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के। इसका मतलब क्या होगा? लेमडा अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी घटेगी, डिक्रीज होगी। लेमडा का मान ज्यादा होगा, वेव लेंथ, ये वेव लेंथ है, रखिएगा। दिस इज लेमडा जो है ना, लेमडा इज इक्वल टू वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव लेंथ है, और वेव लेंथ जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो ध्यान रखिएगा, एनर्जी ऑफ एक्स रे मोर, बहुत अधिक है। एक्स रे की जो एनर्जी होती है वो बहुत अधिक होती है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, बॉडी में हड्डी टूट जाती है, तो उसके लिए हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे क्या होता है? एक्सरे जो ना बॉडी से पार निकल जाती है, और पीछे एक फिल्म लगी होती है हड्डी के पीछे, उस पर जाकर के उसकी इमेज बना देती है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी एनर्जी एक्सरे की बहुत ज्यादा होती है। अब एक्सरे की हेल्प लेकर के हम, एक्सरे को हम इस क्रिस्टल के ऊपर डाल करके, और हम ये जो एटम्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखें, एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिम्बलाइज कर दूं, ये ध्यान रखिएगा, ये एटम बना रहा हूं, दिस इज एटम ऑफ सॉलिड, दिस इज सेकेंड एटम ऑफ सॉलिड। इस तरह से बहुत सारे एटम होंगे, मैं अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये बिटवीन टू न्यूक्लियस, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ आर, एंड यू विल राइट इट डी, स्मॉल डी, इसको हम जो ना स्मॉल डी कहेंगे, स्मॉल डी, इसको हम स्मॉल डी कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, जब हमने इस पे एक्सरे डाली, एक्सरे, तो 1 रे आई, 1 रे, देखिए एक ये रे आ रही है, इस पार्टिकल पर पड़ी, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे इस पार्टिकल पर पड़ी, और इस पार्टिकल पर पड़ करके, और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंस हुई और रिफ्लेक्ट हो गई, ध्यान रखिएगा। तो जो सेकंड रे आई, भाई रे तो उसमें हजारों आएंगी, बहुत सारी रे आएंगे, एक रे हमारी आई इस पार्टिकल से टकरा करके, इस एटम से टकरा करके वापस चली गई, उसी मीडियम में चली गई। लेकिन जो दूसरी रे आई जो इसके पैरेलल थी, दूसरी रे जो थी इसके पैरेलल, ये यहां तक आई, अंदर तक घुसाई, ये सारे पार्टिकल्स को पार करती हुई इस पार्टिकल तक आई, और इस पार्टिकल से वापस हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे बहुत सारी रेज होंगी, इनके बीच में भी रेज होंगी बहुत सारी। तो हमने जो है ना ये 2 रेज को इसमें कैलकुलेट किया है, ये 2 रेज हमने लिए हैं। एक रे इस तरह से आई, ये गई सेकंड रे बनी, दिस इज फर्स्ट रे, दिस इज सेकंड रे, ओके। अब देखिए ये रे यहां से हुई वापस। अब हमने क्या किया, देखो ये जो है ना, ये फर्स्ट लेयर है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या है, दिस इज सेकंड लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो फर्स्ट लेयर पे जो ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल से एक रे जो आई वो टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई, और जो सेकंड रे आई वो सेकंड लेयर जो ये वाली थी, इसके इस पार्टिकल से टकरा करके तब रिफ्लेक्ट हुई। याद रखेंगे इस चीज को। अब आगे देखें, ये जो लेयर है
और ये इंसिडेंस रे है, इसके बीच का जो एंगल होगा ये होगा थीटा। ज्योमेट्री देखिए आप इसकी, दिस एंगल विल बी थीटा, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल होगा लड़के का, और इंसिडेंस एंगल मतलब ये इसको आप ये जो एंगल है थीटा है, इस मतलब इस रे और इस रेयर के बीच का एंगल जो होगा वो थीटा होगा। इसी प्रकार से ये वाला भी थीटा होगा। इस रे और इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है इसे हमने थीटा मान लिया है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो इंसिडेंस एंगल की जो डेफिनेशन देते हैं ना, वो डेफिनेशन में आपको बता दूं, दिस इज नॉर्मल, ये एक रे आई, ये रे वापस चली गई, दिस इज थीटा, दिस इज नॉर्मल, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल और रे के बीच का जो एंगल होता है वो इंसिडेंस एंगल होता है, और इंसिडेंस एंगल और नॉर्मल के बीच का, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल होता है, बोथ आर इक्वल। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल है, यहां पर ये नॉर्मल है, तो मैंने ये वाला एंगल आपको नहीं दिखाया है। ये इंसिडेंस एंगल तो वैसे ये वाला होगा, लेकिन ये एंगल मैं नहीं दिखा रहा हूं ज्योमेट्री में, मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं। वो ज्योमेट्री आप उसको थीटा मान लीजिए, तो इसको कुछ और मान लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए देखिए, इसको हमने क्या किया, इसको ये आगे ऐसे बढ़ा दिया, सीधा इसको नीचे तक ले आए। मतलब ये नॉर्मल जो है ना, ये वाला नॉर्मल जो था हमारा फर्स्ट लेयर पर था, इसी को थोड़ा इंक्रीज कर दिया तो सेकंड लेयर पर हो गया। मतलब ये नॉर्मल हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया इस रे के लिए, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया इस वाली रे के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इससे इस वाली रे पर डालेंगे परपेंडिकुलर। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया था, रखिए। ये हमने क्या किया, ऐसे मान लीजिए कि ये वाली जो लेयर थी वो रे थी, उसी रे को हमने पीछे को बढ़ा दिया है, इस वाली रे को हमने पीछे बढ़ा दिया, और जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल निकलेगा, 90 डिग्री का एंगल। इसी प्रकार से इस वाली रे को हमने आगे बढ़ा दिया, जब इसको आगे बढ़ाया ये, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का निकलेगा। क्यों 90 का क्यों निकलेगा, क्योंकि ये दोनों रे पैरेलल हैं, ये वाली भी दोनों रे पैरेलल हैं। जब ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान रखें। ये एंगल, ये वाली जो है ना इस पर 90 डिग्री पर होगी, और ये वाली इस पर परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला एंगल ना एक थीटा है, और ये वाली जो रे है, ये वाली रे, इस पर ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। अरे इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला होगा 90 का, ध्यान रखें। दोबारा देखिए, ये वाला एंगल होगा 90 का, तो फिर ये एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल बचा 90 माइनस थीटा। ओके, और जब ये 90 माइनस थीटा बचा, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, जी वाला, जी एंगल हो गया थीटा। अंदर अंदर वाला एंगल जो है ना वो थीटा हो गया। मैं इसको अलग से जूम करके आपको बता देता हूं, अलग से इतना हिस्सा केवल ले रहा हूं। देखिए, ये गई, ये और ये आ गई, और ये, ध्यान रखें, ये आपकी मैंने उस डायग्राम को यहां ड्रॉ कर लिया है। ये एंगल हमारा थीटा निकला है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल हमारा थीटा निकला है, और ये एंगल 90 का है, ध्यान रखिएगा। ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी, आप उधर से ज्योमेट्री ले आइए, ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 90, तो फिर ये वाला बचा 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल ध्यान रखिए, ये वाला पूरा एंगल 90 का है, तो जे एंगल बचा थीटा, ध्यान रखेंगे। मैं इसको फिर एक बार क्लियर कर दूं, ये मैंने किया, ये पूरा एंगल जो है ना, पूरा एंगल ये वाला, ये होगा 90 का, और ये एंगल हमारा निकल चुका है 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना हुआ, थीटा, ये थीटा हो गया। अब देखिए, ये वाला थीटा हो गया, 90 हो गया, इसको हमने कुछ नाम रख दिया, नाम रख लेते हैं कुछ, ए बी सी एंड डी।
मैं यहां रख लेता हूं ए बी सी एंड डी। ओके, अब आप चीज देखेंगे इसमें कि हमें जैसे ये वाली रे गई, ये रे आई ऐसे करके और यहां से वापस चली गई, और ये वाली रे यहां तक आई तब वापस हुई, तो इस वाली रे ने कुछ ज्यादा रास्ता कवर किया। इस वाली सेकंड जो रे है ना, उसने ज्यादा रास्ता कवर किया। अब ज्यादा रास्ता कितना कवर किया? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ए बी और बी सी। कैसे? ये पैरेलल है यहां तक और यहां से फिर पैरेलल है, ध्यान रखिएगा। ये लंबाई दोनों की, ये वाली लेंथ दोनों की और ये वाली लेंथ दोनों की यहां तक बराबर होगी, ध्यान रखें। यहां तक दोनों की लेंथ बराबर होगी और ये वाली लेंथ यहां तक दोनों की बराबर होगी। अब ये जो वाला भाग बचा नीचे वाला ए बी प्लस बी सी, कौन सा वाला भाग बचा? ए बी प्लस बी सी। ये जो है ना सेकंड वाली रे ने ज्यादा कवर किया है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ मींस रास्ता। पहली वाली ने रास्ता तय किया है, उससे सेकंड वाली रे ने ए बी प्लस बी सी पाथ ज्यादा कवर किया है, ज्यादा रास्ता कवर किया है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस ये हमें निकालना है, हमें ए बी प्लस बी सी कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, और ये वाली लाइन आपको मालूम है, यहां से देखिए ये डी है, ये डी होगी ये वाली। वहां बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती, जगह कम थी, इसलिए मैंने इसको यहां ड्रॉ किया है। ये वाली हो गई डी, मैंने जूम कर दिया यहां। दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज डी। अब देख ध्यान रखिए, ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये बन गया राइट ट्रायंगल। ए बी डी इज राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो डी है, ध्यान रखिएगा। ए भी हमें निकालनी है जो इस एंगल के सामने की साइड है, जो एल्टीट्यूड है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा इक्वल होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए बी अपॉन बी डी। ए बी हमें कैलकुलेट करनी है और बी डी की वैल्यू डी है, तो ए बी कितनी हो गई? ए बी इक्वल हो गया डी साइन थीटा, ध्यान रखिएगा। ए बी इक्वल हो गया डी साइन थीटा। और आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इस वाले ट्रायंगल में भी डी है, थीटा एंगल है और डी हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना, तो दोनों बराबर आएंगे। सिमिलरली BC will be d sin थीटा, ध्यान रखें। ए बी डी साइन थीटा हो गया, BC डी साइन थीटा हो गया, ये वाला डी साइन थीटा आ गया, ये वाला डी साइन थीटा आ गया। तो पाथ डिफरेंस क्या आया? सो द पाथ डिफरेंस इक्वल ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, इन दोनों रे में इतना डिफरेंस आएगा। इसकी वैल्यू है डी साइन थीटा और इसकी वैल्यू भी डी साइन थीटा है, तो कितना हो गया? 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा हो गया। इसकी वैल्यू जोड़ करके 2d साइन थीटा आई। और पाथ डिफरेंस जो कंस्ट्रक्टिव वेव्स के लिए, ध्यान रखिएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव वेव पाथ डिफरेंस विल बी एन लेम्डा। कंस्ट्रक्टिव वेव के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी एन लेम्डा, एन लेम्डा होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, इसकी जगह पे लिख दिया एन लेम्डा, यानी एन लेम्डा बराबर, ये आ गया रिलेशन, एन लेम्डा इक्वल 2d साइन थीटा निकल के आ गया है। लेम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है एक्सरे की। एन जो वैल्यू है ना, ये एन इक्वल यहाँ पर लेंगे आप 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो इस तरह से करके हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी की वैल्यू क्या आएगी? डी इक्वल आ जाएगा एन लेम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। और जब डी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो उससे फिर हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू कैसे आएगी? d/2, ध्यान रखिएगा, आर इक्वल आएगा d/2। तो देखिए एन लेम्डा अपॉन d में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 4
साइन थीटा, ये रिलेशन आ गया। दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन, ये ब्रैग इक्वेशन हो गई। इस ब्रैग इक्वेशन से हम डी निकालेंगे और डी से फिर हम आर निकालेंगे। आर इक्वल होगा डी बाई टू और एन लेमडा अपॉन, देखिए ये डी की वैल्यू आई है लेमडा अपॉन 2 sin थीटा और इस पर 2 का डबल लगाया तो आर इक्वल आ गया एन लेमडा अपॉन 4 sin थीटा। यानी हम क्या करेंगे, अब हमें क्या क्या चीज देखिए, आर हमें फाइंड आउट करनी होगी, आर मान लो या डी मान लो, आर और डी हमें निकालनी होगी। अगर अब आर पूछी होगी तो हम डी निकालनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। इसके लिए आपको एन दिया होगा, गिवन होगा, लेमडा गिवन होगा और थीटा गिवन होगा। ये 3 वैल्यूज आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में और उसके बाद आप डी या आर उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्लियर हो जाएगा आपको जब हम इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। आज ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व होगी। एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और न्यूमेरिकल्स जब कैलकुलेट करेंगे तब हम जो है ना इसकी वैल्यू निकालने के, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर यू।